Hello, hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सभी सर। अपना आज की हम लोग क्लास है कंपनी का रिगार्डिंग कंपनी क्या होता है, कैसे हम लोग अपने बिजनेस को कंपनी फॉर्म में लाएंगे, कंपनी का डेफिनेशन क्या है, ये क्या आज हम लोग समझेंगे। चलिए, आप में से पहले से किसी को पता है कंपनी क्या होता है? कोई भी? यस यस सर। हाँ, बताइए। सर ये एक आर्टिफिशियल लीगल और जुरिस्डिक पर्सन होता है जो लॉ के द्वारा बनाया जाता है। एनी एग्जांपल? न्यू कंपनी सर किसी को, जैसे अगर हम मान लेते हैं तो रिलायंस जियो, ऐसे एक कंपनी है जो एक पूरे लॉ के द्वारा बनाया गया। अगर हम पीएसयू की बात करें तो डीआरडीओ, एसबीआई। चलिए, सैलवी, प्रीति, मंजय, आप लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए। चलिए, मोनू आप बताइए कंपनी क्या होता है, जो आपको समझ में आए। कंपनी से आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है जो कंपनी लोग के द्वारा बनाया जाता है। और कंपनी का सर एक अपना अस्तित्व होता है सर, जो परचेज परचेज कर सकता है सर, सेल कर सकता है सर, लोन ले सकता है और उसके बिजनेस में अपना बैलेंस होने की इन्वेस्ट कर सकता है सर। ये सर कंपनी सर लॉन्ग टर्म के लिए होता है सर। मंजय, आपको पता है कंपनी क्या होता है? कभी नाम सुने आप? आप म्यूट है, अनम्यूट हो जाइए पहले। मंजय, सर किसको बोल रहे हैं, मनंजय या संजय बोल रहे हैं? हाँ मंजय, आपको ही मैं बोल रहा हूँ। आप अच्छा जी, पता सॉरी सर। है कंपनी क्या होता है? नहीं सर, कंपनी तो नहीं मालूम है, पर इतना मालूम है सर, कंपनी दो टाइप के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड। इसे अभी मान लेते हैं आप जो हेडफोन अपना यूज कर रहे हैं वो एक किसी कंपनी का हो, बता सकते हो कौन सी कंपनी की है, ब्रांड कौन सी ब्रांड है? सर सर आवाज क्लियर नहीं आ पाई आपकी सर। अच्छा, बाकी लोगों को साउंड सही से जा रहा है या अभी भी साउंड का इशू है? नहीं सर, आवाज आ रहा है। क्लियर है सर। चलिए ठीक है। तो जैसे आप कोई भी ब्रांड का कोई गुड्स या सर्विस यूज आप करते हैं, है ना, वो सबसे तो कंपनी काम आता है। जस्ट लाइक एज एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे एडमिशन लिया है टैक्स और वेल्थ कंपनी, यहाँ से आपने सर्विसेज परचेज किया है, तो ये भी एक कंपनी हो गई। या आप कोई क्लॉथ परचेज कर रहे हैं किसी कंपनी से, आप हेडफोन, बाइक या एनी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसी को हम लोग लॉ के हिसाब से समझते हैं कि कंपनी होती क्या है और कंपनी काम कैसे करती है। और एज ए अकाउंटेंट इनका माइकल म्यूट हो जाता है, आप म्यूट हो जाइए जी। उर्मी, अभी हमने आप लोगों से पूछा कि कंपनी क्या है, तो मोनू या और भी आप लोगों ने बताया कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के हिसाब से बनाई जाती है, जिसका खुद का अपना सेपरेट अस्तित्व होता है, खुद का अपना अलग वो entity होता है। जैसे एग्जांपल में आप रिलायंस कंपनी को ले लीजिए और मुकेश अंबानी को ले लीजिए। रिलायंस, टाटा। हाँ, तो रिलायंस कंपनी जो है
वो अलग चीज हो गई, अलग है, सेपरेट एंटिटी है। और मुकेश अंबानी जी अलग सेपरेट एंटिटी, सेपरेट पर्सन। तो आप सिंपल में ये समझिए कि कंपनी का ऑनर और कंपनी दोनों अलग अलग, दोनों का खुद का अपना एसेट होगा, खुद का अपना लायबिलिटी होगा, खुद का अपना बैंक बैलेंस होगा। तो सबसे पहले ये आपको समझ में आना चाहिए कि कंपनी और कंपनी के जो ऑनर होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। उसके बाद आपको कंपनी सही से समझ में आएगी। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? जो दूसरे को रिप्रेजेंट, जो दूसरे को रिपोर्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। हम लोग सभी जो ज्वाइन है, क्या हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन है या नहीं है? नो सर। चैट बॉक्स में पता डालिए। आप लोगों का साउंड कट कट के आ रहा है मेरे पास। हम लोग जितने आदमी अभी ज्वाइन है क्लास में, क्या हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन है या नहीं है? चैट बॉक्स में आंसर डालिए। सर हम तो नेचुरल पर्सन है ना। वही वही मैं समझा रहा हूँ। केवल सत्यम यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन वो होती है जो एज पर लॉ के हिसाब से बनाई जाती है। लॉ के हिसाब से, जैसे कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट के लॉ के हिसाब से कंपनी बनाई जाती है। तो कोई भी कंपनी कंपनी एक्ट के लॉ के हिसाब से बनाई जाती है, और हम लोग वही कंपनी एक्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और एक लीगल भी, लीगल एंटिटी है। लीगल कहने का मतलब कंपनी अपने नाम से, खुद के नाम से कोई एसेट सेल कर सकते, कोई एसेट परचेज कर सकता है ना? किसी को लोन किसी से लोन ले सकता है, किसी को लोन दे सकता है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है कंपनी खुद के नियम से। यदि आप बैंक में लोन लेने के लिए जाएंगे तो वो आपके नाम से लोन नहीं देगा, आपके कंपनी के नाम से लोन देगी। कंपनी का बैलेंस शीट के हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक लीगल एंटिटी है, खुद का अपना एज पर तो एक लीगल एंटिटी। थर्ड इसका डिफिनेशन में ये इंक्लूड किया गया है कि कंपनी जो है अपने मेंबर से ये डिफरेंट होती है, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। सपोज कीजिए हम लोग जितने आदमी यहाँ पे ज्वाइन है, सबके सब कंपनी एक क्रिएट किए हैं ना, कोई एक नई कंपनी हम लोग बना ली है। अब मान लेते हैं कि मोनू को लग रहा है कि नहीं, हम इस कंपनी में ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं, मोनू जाना चाहता है। कोई इशू नहीं, मोनू जा सकता है। कोई न्यू पर्सन आना चाहता है, ऐड होना चाहता है, वो ऐड हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है अपने मेंबर के आने जाने से कंपनी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, अपने मेंबर से वो अलग होती है। आई बात समझ में? तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल एज पर लॉ के हिसाब से जो बनाई जाती है। उसके बाद एक जुडिशियल पर्सन है, लीगल एंटिटी है, खुद का अपना अस्तित्व है, और सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, ये अपने मेंबर से अलग है। आपसे यदि पूछा जाए कंपनी क्या है, तो आप क्या रिप्लाई देंगे? सत्यम? सर ये एक आर्टिफिशियल लीगल और ज्यूरिस्टिक पर्सन, जिसको जिसके मेंबर्स को आने जाने से उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, वैसे कंपनी एक्ट तो बहुत पुराना है। आप लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना है? वैसे कोई? यस सर। यस सर। हाँ, वो क्या था? सर ये यूरोपियन कंट्री
के तरफ से बनाई गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खासकर ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई थी। 1600 में इंडिया आई थी फॉर द ट्रेड। चलिए, आपने बिल्कुल सही बताया। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी अपने इंडिया में आई थी बिजनेस के लिए। वो लोग बिजनेस को चलाने के लिए कुछ लॉ बनाए हुए थे। तो स्टार्टिंग आप देखेंगे तो कंपनी लॉ का स्टार्टिंग उस टाइम से हुआ, और जैसे जैसे अपडेट हुआ ना, पहले 1913 में अपने इंडिया में कंपनी एक्ट आया, फिर से वो अपडेट हुआ, फिर 1956 में अपडेट हुई, और लास्ट में 2013 में फिर से अपडेट हुआ। तो अभी हम लोग का जो कंपनी एक्ट है, जितने भी इंडिया में कंपनी है, सबके सब 2013 वाली जो कंपनी एक्ट अमेंड किया गया है उस हिसाब से वो फॉलो होती है। सर लागू किया था 1956 में सर। सर, फिर 1956 में सर लागू किया गया था। एक सेकंड, साउंड आप लोग का नहीं। हाँ, साउंड अभी जा रहा है आप लोग के पास? यस सर, अब आ रहा है। जी सर। चलिए, तो क्या हम लोग क्या बात करते हैं? कंपनी लॉ कंपनी अपडेट के बारे में बता रहे 2013 में थे। हुआ। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन भी था क्या अभी? यस सर, मेरा था। हाँ, क्या क्वेश्चन है? फिर 1956 में सर लाया गया था सर, फिर लागू किया गया था। नहीं, वो अपडेट हुआ था। सर अपडेट तो सर 2013 में हुआ था ना सर, 1956 में तो कंपनी आ गई थी ना। ठीक है, 1913 से स्टार्टिंग हुआ था, 1956 में वो अपडेट हो गया। ऐसे आप उसको बोल सकते हैं कि एक न्यू फॉर्म में आई थी वो कंपनी है, हमेशा अपडेट होती रहती है। और 2013 में फिर से अपडेट हो गई, तो अभी 2013 वाला ही चल रहा है आपके यहाँ। ठीक है, तो कंपनी एक्ट में क्या है, अभी के जो न्यू कंपनी एक्ट है, इसमें बता सकते हैं सेक्शन कितना है, शेड्यूल कितना है, चैप्टर कितना है? यस सर। सर 29 चैप्टर है, 470 सेक्शन है, 7 शेड्यूल है। तो जैसे आप किसी भी मतलब कंपनी को चलाने के लिए क्या क्या होनी चाहिए है ना, क्या क्या उसमें मेंबर्स होने चाहिए, क्या डायरेक्टर होना चाहिए, कब मीटिंग होनी चाहिए है ना, कितना पैसा आप लोन में लेना चाहते हैं, कितना कैपिटल लगाएंगे, यदि कोई इक्विटी शेयर पैसा लगा रहा है उसका वोटिंग क्या होगा, मतलब ये सब चीज सबके सब मेंशन है कंपनी एक्ट में। तो इस हिसाब से जो अपना जो न्यू कंपनी एक्ट है 2013 में, इसमें 470 सेक्शंस है, 470 सेक्शंस है, और 29 चैप्टर है सर। 7 शेड्यूल है। ये आपकी कंपनी एक्ट की डिटेल। चलिए, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ, एक पीडीएफ दिखाना चाहता हूँ, उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगी। ये जो कंपनी एक्ट 2013 है, जिसमें ये पहले अपडेट हुई थी, ये मैं वही चीज मैं वही बता रहा था आपको। अभी 2013 वाली कंपनी एक्ट है, जिसमें 29 चैप्टर है, 470 सेक्शन है, और 7 शेड्यूल है। ये सब बताया गया कि किस शेड्यूल के हिसाब से कंपनी, कौन सी कंपनी कैसे ऑपरेट होगी, इस सेक्शन में कंपनी को क्या करना है। जैसे आप सिंपल में समझिए कि जो भारत संविधान है, संविधान के हिसाब से भारत का लॉ वहीं से बनता है, आप उसी को फॉलो करते हैं। वैसे ये कंपनी एक्ट की, ये एक तरह से आप उसको बोल सकते हो, वो संविधान है उसका, जिसमें चैप्टर, सेक्शन और शेड्यूल दिया गया है। ठीक है, और कंपनी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अंदर में आती है ये, स्टेट गवर्नमेंट का इस पे कोई नहीं है ये। कंपनी एक्ट से जो भी, सर क्या हुआ, किसी को कोई इशू? आप म्यूट सर करिए। हाँ, बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे सर हम जैसे संविधान को देखते हैं, है ना, उसमें बहुत सारे मतलब आर्टिकल होते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आर्टिकल और सेक्शन में क्या डिफरेंस है, मतलब मैं वो समझा नहीं आज तक। आर्टिकल और सेक्शंस, देखिए, हाँ, बहुत कहीं से, पे आर्टिकल यूज होता है, कहीं पे सेक्शन यूज हो रहा है। हाँ, जैसे मैं बता दूं,
एक आर्टिकल में 5, 6 या 10 या 12 एज पर उसके हिसाब से सेक्शंस इंक्लूड होते हैं। मतलब एक सेक्शन के समूह का आर्टिकल बोल सकते हैं। उस आर्टिकल में वो अलग अलग फंक्शन होगा कि उस आर्टिकल में आप जाएंगे तो किस सेक्शन में कौन सी काम आपको करना है। जी तो आप ये समझिए कि जो आर्टिकल है वो उसमें बहुत से सेक्शंस ऐड होते हैं, बहुत से सेक्शन ऐड होकर के वहां पे वो काम होते समझ गया सर। एक हेडिंग है, एक सब हेडिंग है। हैं। हाँ, हेडिंग या सब हेडिंग उसको बोल सकते हाँ समझ गया सर, ठीक। हैं। चलिए, साउंड में यदि इशू हो तो आप चैट बॉक्स में डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी नेट इशू हो जाती है। अभी सही से साउंड सबको जा रहा है ना साउंड में? आ रही है तो आ रही है। हाँ, चलिए। तो मैं ये बता रहा था आपको कि जो कंपनी एक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, उसी वही कंट्रोल करती है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट, आपने नाम सुना होगा एमसीए, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, एमसीए। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका पोर्टल भी होता है एमसीए का पोर्टल, वहाँ पे देखेंगे कि कंपनी को कैसे रजिस्टर करना है, कैसे क्या बनाना है, मतलब प्रैक्टिकल चीजें हम लोग वहाँ पे समझेंगे। ये थ्योरी वाली बात है। तो एमसीए जो होती है वो ये देखती है कि कौन सी कंपनी कंपनी एक्ट को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसा इसलिए कंपनी ये ऐसा इसलिए करती है, कंट्रोल करती है, क्योंकि कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा रहता है। जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें पब्लिक का पैसा लगा रहता है, और पब्लिक जो है उसको कंपनी एक्ट के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता। तो उसके बिहाफ में उसके पैसे को सेफ्टी करने के लिए वो एमसीए किसी कंपनी पे कंट्रोल करती है, वो देखती है कि वो कंपनी एक्ट फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसी को देखते हुए कंपनी लॉ में एक एनसीएलटी और एनसीएलटी होता है। ये एक लॉ ट्रिब्यूनल है। इसमें ये क्या होती है मैं ये बता दूं। जो कंपनी के कोई केस पेंडिंग होता है या कोई केस राइज हुई, तो वो सबसे पहले वो एनसीएलटी में जाएगी और उसके बाद एनसीएलटी में, जस्ट लाइक एज ए सुप्रीम हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो कंपनी एक्ट के जो केसेस है उसको सॉल्व करने के लिए अलग से एक लॉ ट्रिब्यूनल बनाया गया है। एक आपका एनसीएलटी है और एक आपका एनसीएलटी है। यदि कोई केस में यदि कोई फैसला आया, कोई डिसीजन आई, और उस डिसीजन से यदि आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप एनसीएलटी में उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई हाई कोर्ट में कोई केस, समझ रहे हैं ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जस्ट लाइक वही है एनसीएलटी और एनसीएलटी। तो ये सब बनाया गया है ताकि कंपनी एक्ट सही से फॉलो हो, कंपनी सही से चले और पब्लिक की पैसा को सेफ्टी सेफ्टी किया जा सके। सर तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हम, जो कंपनी से रिलेटेड केस में? नहीं, आप कंपनी से जो यहाँ पे इसमें आप आ सकते हैं एनसीएलटी या एनसीएलटी, क्योंकि वहां पहले वहीं पे जाता था, सुप्रीम कोर्ट ये हाई कोर्ट में ही जाती थी। जी तो वहां पे बहुत लंबा टाइम लगता था, इसलिए ये अलग से बनाई गई है। ठीक है। इसको अलग से बना दिया है जिससे इसके केस जल्दी सोल्व हो जाए। हाँ हाँ, जरा जल्दी सॉल्व। ठीक है। उसके बाद कंपनी का आप डिफिनेशन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ देखिए, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल और जुडिशियल पर्सन है, सेपरेट कमिटी मेंबर है, हैविंग परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया, ठीक है। उसके बाद फीचर ऑफ कंपनी, कंपनी की क्या क्या फीचर हो सकती है। एक कंपनी का जब तक आप फीचर नहीं समझेंगे, जब तक कोई भी चीज का बेनिफिट नहीं समझेंगे, आप उसमें नहीं जाएंगे। आपने यदि यहाँ पे एडमिशन लिया है तो यहाँ के आपने फीचर देखा होगा, तभी आपने एडमिशन लिया, आपको लगा कि यहाँ पे मेरे बेनिफिट है, तभी आपने यहाँ आया। तो सेम ऐसे ही किसी भी चीज को जानने के लिए उसका निगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों देखा जाता है।
तो मैं यहाँ पे फीचर ऑफ कंपनी बता रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट आपका है इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, जो कंपनी जो है वो अपने मेंबर, अपने ऑनर से फुल्ली डिफरेंट है, वो 1% भी कनेक्टेड नहीं है, फुल्ली डिफरेंट हुआ है। तो जो बिजनेस होती है, जो कंपनी होती है, वो अपने मेंबर से डिफरेंट होती है, इसलिए ऐसा बोला गया है कि कंपनी जो कॉर्पोरेट है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट है। वो अपने मेंबर से, अपने ऑनर से वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे बोला गया इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। इसको एज एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ। जैसे आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं, है ना, थोड़ा सा अकाउंटिंग यहाँ पे समझ लेते हैं। यदि आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं, बिजनेस आप ही स्टार्ट किए हैं, तो क्या एंट्री पास करते हैं आप? कैश टू कैपिटल सर, बिजनेस हाँ, स्टार्ट करना। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट डालते हैं, और कैपिटल को किस साइड में डालते हैं? कैपिटल को कैपिटल में ही डालते हैं। कैपिटल अकाउंट। और वो जो कैपिटल होती है आपके बैलेंस शीट में, वो एक लायबिलिटी साइड में दिखती है। ये फिर अगर लाइबिलिटी। तो यहाँ पे आप बिजनेस में खुद पैसा लगाए, लेकिन आप शो क्या कर रहे हैं बिजनेस के बैलेंस शीट में? आप एज ए लायबिलिटी है वहां पे। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस ने आपसे पैसा लिया है, तो आप अलग हो गए और आपकी बिजनेस अलग हो गई। यस सर। उसी को यहाँ पे बताया गया है। सेकेंड है लिमिटेड लायबिलिटी। ये लायबिलिटी वर्ड क्या होता है? सर सिविल होता है ना सर, सिविल हाँ, सिविल बताइए। लाइबिलिटी सर। सर मेंबर्स में सर, सर इसमें जितना जिसका शेयर होगा उसका उतना ही लायबिलिटी होगा कंपनी पे। ये सर जितना पैसा जो लगाएगा सर वही उतना ही लेने का हमारे को अधिकार रहेगा। जितना कंपनी में सर इन्वेस्ट करेगा सर पैसा। हाँ, बहुत सही है। यहाँ पे लायबिलिटी जो है एक रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स लायबिलिटी उसको बोलेंगे। रिस्पॉन्स ये है, यदि मान लीजिए कि आपकी बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप है या एज ए पार्टनरशिप है, यदि उस बिजनेस में आपको लॉसेस हो रही है या किसी पार्टी से आपने परचेज किया है तो उसका ड्यूज सेटअप करना है, तो उस केस में क्या होती है, यदि आपके पास पैसा नहीं है, आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुई है, तो आपका पर्सनल एसेट यूज किया जाएगा उस ड्यूज को सेटअप करने के लिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। पार्टनरशिप के फॉर्म में या सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में आपका पर्सनल एसेट यूज किया जाता है उसके ड्यूज या लॉसेस को सेटअप करने के लिए। लेकिन इन केस कंपनी फॉर्म में क्या होती है या एलएलपी फॉर्म में क्या होता है, यदि बिजनेस आपका एलएलपी फॉर्म में है या कंपनी फॉर्म में है, तो इसमें आपकी लायबिलिटी लिमिट में होती है। आपका पर्सनल एसेट यूज नहीं किया जाता है उस ड्यूज को सेटअप करने के लिए। सपोज कीजिए आपकी जो कंपनी है, आपकी जो बिजनेस है, कंपनी फॉर्म में बिजनेस चल रही है और आपके कंपनी में 5 लाख की लॉसेस हो गई, ठीक है, और आपने शेयर होल्ड किया है ओनली 20%, तो आप केवल 5 लाख का 20% मतलब 1 लाख ही आप ड्यूज को सेटअप करने के लिए आप लाइबल है। आपका पर्सनल एसेट यूज नहीं किया जाएगा उस ड्यूज को या लॉसेस को सेटअप करने। इसलिए बोला गया है कंपनी फॉर्म में, कंपनी जो होती है इसमें पार्टनर, सॉरी, जो ऑनर है उसकी लायबिलिटी लिमिट में होती है। बात समझ में आ रहा है या बाउंस कर रहा है? ये लिमिटेड लायबिलिटी आ का रही है मतलब सर। क्या हुआ? इस तरह से। हाँ, आ रही है सर। हाँ, किसी को कोई भी इशू आप चैट बॉक्स में डालेंगे, क्योंकि आगे जो पढ़ाया जाएगा एडवांस लेवल से ही पढ़ाया जाएगा। मैं आपको बेसिक में बता रहा हूँ, जब तक ये समझ में नहीं आएगी आपको एडवांस वाले में इशू होगी। चलिए, तो हम लोगों ने अभी 2 टॉपिक को कवर किया है फीचर में,
एक आपका इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, सेकेंड आपका लिमिटेड लायबिलिटी। आप कंपनी में जितना परसेंट के लिए शेयर होल्ड किए हैं उतने के लिए ही आप लाइबल है। चलिए, उसके बाद है परपेचुअल सक्सेशन। तो लॉन्ग समय के लिए सर। हाँ, तो पैसे ऐसा से अज्यूम किया जा रहा है कि कंपनी है लॉन्ग टाइम के लिए चलेगी। परपेचुअल सक्सेशन मतलब ये ऐसा माना जाता है कि कंपनी नियर में एंड होने वाली नहीं है, वो लॉन्ग टाइम के लिए चलेगी। जैसे सपोज कीजिए 100 ईयर, 200 ईयर, 500 ईयर, ऐसा एज्यूम किया जाता है। परपेचुअल सक्सेशन होता। अब मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि कंपनी में मेंबर के आने जाने से कंपनी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, नहीं पड़ता है। जस्ट लाइक यहाँ पे आप देखिए, मेंबर में कम, यहाँ देखिए, मेंबर में कम एंड गो बट कंपनी कैन गो फॉर एवर। यदि आप में से 5 आदमी चल भी जाएंगे तो फिर 5 अगला 5 पर्सन आ जाएंगे, कंपनी ज्वाइन करेंगे। तो मेंबर के आने जाने से कंपनी कभी बंद नहीं होती। यही आपका परपेचुअल सक्सेशन, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और आर्टिफिशियल पर्सन कभी डेथ नहीं करता है। क्या हुआ, कट गया फिर? सबको दिख रहा आवाज आ है रही ये है? पीडीएफ दिख रहा है? नहीं सर, पीडीएफ नहीं दिख रहा है। पीडीएफ नहीं दिख रही ना? एक सेकंड। एक सेकंड, नेट का इसमें मैं आपको पीडीएफ शो कर। अब दिख रहा है सबको पीडीएफ? यस यस सर, सर। दिखाई दे रहा है। ये परपेचुअल सक्सेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन? सिंपल सा, कंपनी में मेंबर के आने जाने से कोई भी। सर हाँ बोलिए। सर हम थोड़ा लेट से ज्वाइन किए सर, हमको नहीं। लेट क्यों हो गया आपका? सर बच्ची तंग कर रही थी थोड़ी, इसीलिए। ठीक है, वो आपको ऐसे ये मिल जाएगी, इसका रिकॉर्डिंग क्लास में मिल जाएगी है। और ठीक है मैं इसको फिर से रिवाइज करा दूंगा, पहले ये होने दीजिए। ठीक है हाँ, उसके बाद है सेपरेट प्रॉपर्टी एज ए सेपरेट ऑनर। कंपनी की एसेट लायबिलिटी अलग होती है, कंपनी के ऑनर के एसेट एंड लायबिलिटी अलग होती है। और मैंने स्टार्टिंग में सब समरी भी में बताया है कि कंपनी खुद के नाम से एसेट परचेज कर सकती है। यदि मान लीजिए कि टैक्स ऑफ वेल्थ को फर्नीचर परचेज करना है तो ये कंपनी खुद के नाम से अपना जीएसटी नंबर दे करके खुद से वो परचेज कर सकता है। तो साउंड ब्रेक होके जा रहा है क्या? नो सर, सही है सर।
जैसे ब्रेक थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है। ये नेट का यहाँ पे रुक के मैं कैमरा ऑफ करता हूँ तो कहीं साउंड सही से जाए। यहाँ यहाँ पे सेपरेट प्रॉपर्टी एज ए सेपरेट ऑनर ये होता है कि आपकी जो एसेट है कंपनी की वो अलग होती है और कंपनी के जो ऑनर है उनका एसेट अलग होता है। जैसे ये एज एग्जाम्पल यदि टैक्स और वेल्थ को फर्नीचर परचेज करना है या टेबल या एसी या कोई भी एसेट यदि परचेज करना है तो कंपनी अपने नाम से परचेज करेगी, अपना जीएसटी नंबर देगी पार्टी को। उसके बाद है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। शेयर को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे एज एग्जांपल देख लीजिए, मैं एग्जांपल कोई ये कंपनी है, एबीसी कोई कंपनी है और इसमें 4 पर्सन है। ये है एक, ये है आपका एक डी हो गया, एक सी हो गया और एक डी हो गया। ये कंपनी में ये ऑनर है, ये इन लोगों ने पैसा लगाया है। मान लीजिए सबका 25% है, ठीक है। अब इस कंपनी में से क्या है, कोई बी या सी पर्सन, मान लेते हैं सी पर्सन जो है ये चाहता है कि हम कंपनी लीव करें, हमें कंपनी में काम नहीं करना है और ये शेयर ये सेल किया मोनू को, मान लेते हैं मोनू को इसने सेल किया। सर कुछ दिख नहीं रहा है डिस्प्ले पे। क्या हुआ मंजय? सर डिस्प्ले पे कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं दिखता है? ये पीडीएफ दिख रही है, एक्सेल जी नहीं सर, दिख रही। कल पीडीएफ दिख रही है सर। यार क्या हो, किसी को एक्सेल दिखता है क्या? नहीं नो सर, सर, एक्सेल नहीं दिख रही है। नो सर। ओनली एक्सेल का नहीं दिख रहा है। सर आवाज भी कट कट के आ रही है। एक सेकंड वेट कीजिए, वेट। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप एंड शेयर वीडियो। अब दिख रहा है सबको एक्सेल शीट? जी सर। यस सर। यस सर, दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, ये एक एबीसी कंपनी है, इसमें 4 पर्सन एज ए इक्विटी होल्डर है। ये सब बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है और सबका जो शेयरिंग पर्सन शेयर है ये 25% है सबका। सबने इस बिजनेस में सपोज कीजिए 10 लाख लगाया हुआ है पैसा। अब इस केस में ये जो सी पर्सन है ये चाहता है मैं कंपनी को लीव कर, मतलब कंपनी में हम नहीं काम करना चाहते, अपने शेयर को हम किसी को बेचना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मोनू को वो परचेज करेगा उस शेयर को, मान लेते हैं मोनू ने यहाँ पे परचेज किया है तो मोनू पेड करेगा 10 लाख सी को और सी से वो 25% ये यहाँ पे ले लेगा वो। और अब बिजनेस का ऑनर हो जाएगा ए बी डी एंड मोनू। सी यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से मूव हो जाएगा। तो मैं यही यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि इस कंपनी में जो ऑनरशिप वाली जो बात थी 25% जो होल्ड किया था, ये सी जब चाहे वो सेल कर सकता है किसी भी पर्सन को और कोई भी पर्सन उसको आसानी से परचेज कर सकता है अमाउंट पेड करके। लेकिन यदि आप पार्टनरशिप फॉर्म में आते हैं या और दूसरे टाइप के बिजनेस फॉर्म में रहते हैं तो उस समय वो इशू हो जाती है। वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि आप अपने शेयर को, पीडीएफ नहीं दिख रहा है किसी को? नहीं जी, हाँ नहीं सर, दिख पीडीएफ रहा नहीं सर। दिख रही है। चलिए उसके बाद
कॉमन सील होता है ना। कॉमन सील कंपनी के लिए क्या होती है, जैसे हम लोग कोई डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करते हैं तो एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानी जाती है। वैसे यदि कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इनवाइस है, तो उसमें कंपनी का स्टाम्प होना चाहिए। स्टाम्प जस्ट लाइक एज ए सिग्नेचर ऑफ कंपनी। तो कॉमन सेल कंपनी का बनाया जाता है जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंट यदि वैलिड करना है ना, वैलिड माना जाएगा जब उस पे उसका कॉमन सील हो तभी। जैसे आप देखते होंगे कि यदि आपको इनवाइस मिलता है टैक्स और वेल्थ से, तो वहाँ पे इनवाइस एक स्टैम्प लगा हुआ होता है। देखिए कभी उसमें आपकी जो इनवाइस मिली है जब एडमिशन के टाइम में, यस सर। तो कोई कोई भी कंपनी होती है, यदि जब तक उस पे कॉमन सील नहीं है, कॉमन सील मतलब उसका स्टाम्प नहीं है, तब तक वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मानी जाएगी। तो कंपनी के लिए सिग्नेचर के फॉर्म में कॉमन सील यूज किया जाता है। अभी भी नहीं दिख रहा है। नहीं सर। तो नहीं लग रहा था। एक सेकंड, वेट वेट। अभी हमने फीचर आपको बताया कंपनी ऐप का, बता सकते हैं आप में से कोई अभी हम लोगों ने क्या क्या समझा है? सर कंपनी के बारे में जाना है, कंपनी क्या है। हाँ बताइए आप। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और इसका फीचर क्या है? मनु आप बताइए अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? सर पढ़े हैं सर, कंपनी कैसे करते हैं, कंपनी क्या होता है, उसमें कितना चैप्टर होते हैं, सेक्शन होते हैं, कंपनी कितने फीचर्स होते हैं, तो इसे बताएं सर। चलिए, यहाँ पे मैंने भी कॉमन सील के बारे में बताया आपको कि कॉमन सील क्या होता है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करा था। अभी मैंने जो बताया आपको कि कंपनी एक्ट 2013 में आई थी, और ये अभी जो मॉडिफाई हुई है कंपनी एक्ट, जिसमें अभी 29 चैप्टर है, 470 सेक्शन है और 7 शेड्यूल है। ये जो कंपनी एक्ट है, ये जो लॉ है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मतलब वही उस पर कंट्रोल करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक बनाया हुआ है, मिनिस्ट्री अपना बनाया हुआ है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोला जाता है, शॉर्ट में एमसीए है। और कुछ लॉ के लिए संस्था बनाई गई है जैसे एनसीएलटी, एनसीएलएटी। इसका काम क्या होता है कि यदि कंपनी का कोई केस राइज हुआ या कोई पेंडिंग केस है, तो उसको कम से कम टाइम में उसको सॉल्व किया जा सके। ये जस्ट लाइक एज ए हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद हमने देखा कि डिफिनीशन में कंपनी की डिफिनीशन क्या है, तो डिफिनीशन में ये था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये लीगल एंड जुडिशियल पर्सन है, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर है, और साथ में ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। इस वर्ड का मतलब ये हुआ कि कंपनी एक आर्टिफिशियल है, आजकल लॉ के हिसाब से बनाई जाती है, ये लीगल है,
क्योंकि ये कंपनी खुद के नाम से एसेट परचेस सेल कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है, लोन ले सकती है, लोन दे सकती है। कंपनी खुद के नाम से कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकती है, इसलिए जुडिशियल पर्सन है। और सबसे लास्ट में है सेपरेट परमिट्स मेंबर। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है अपने मेंबर से फुल्ली डिफरेंट है। मेंबर की एसेट लायबिलिटी अलग है, कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटी अलग है। और लास्ट वर्ड है परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस। का मतलब हुआ कि कंपनी में मेंबर के आने जाने से कोई इफेक्ट नहीं होता है, कंपनी एज ए लॉन्ग टाइम के लिए चलती रहती है। तो ये पूरे सेंटेंस का मैंने अभी मतलब बताया। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो लीगल एंड जुडिशियल पर्सन है, और अपने मेंबर से ये अलग है। साथ में इसका सेपरेट परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। ओके सर। ठीक है। उसके बाद मैंने फीचर आपको बताया। फर्स्ट फीचर ये था इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है अपने मेंबर से बिल्कुल अलग है। कंपनी का अपना खुद का अस्तित्व होता है। तभी आप देखते होंगे कि कंपनी का या कोई भी बिजनेस का खुद का अपना पैन नंबर होता है, और उस पैन से उसको जीएसटी हाँ। नंबर मिलती है। यस सर। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी है। यदि कंपनी फॉर्म में अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी लायबिलिटी जितना आपने शेयर होल्ड किया है उतने परसेंट के लिए आप लाइबल है, उतने परसेंट के लिए आप उसमें लाइबल है। आपकी पर्सनल एसेट का कभी भी यूज नहीं की जाएगी किसी भी लॉसेस या ड्यूज को सेटअप करने के लिए। ओके। ठीक है। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन है। इसमें यह बताया गया है कि कंपनी में मेंबर के आने जाने से कोई इफेक्ट नहीं होता। कंपनी एज ए लॉन्ग टाइम के लिए चलती रहती है। एज्यूम की जाती है कि कंपनी जो स्टार्ट हुई है ये लॉन्ग वे में चलेगी। आप म्यूट म्यूट कीजिए सर अपने आप। और उसके बाद है सेपरेट प्रॉपर्टी एज ए सेपरेट ऑनर। कंपनी अपने खुद के नाम से कंपनी अपने खुद के नाम से एसेट परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है। खुद वो बिजनेस में खुद अपना ऑनरशिप उसका खुद होता है बिजनेस का। और ये वाला जो है ट्रांसफर अपने शेयर को कर सकता है। मैंने एज एग्जांपल में आपको एक्सेल में बताया, ये वाला एग्जांपल है कि कोई कंपनी है जिसमें 4 पर्सन है, इसमें से कोई पर्सन कंपनी को लीव करना चाहता है, कंपनी इससे अपना शेयर विड्रॉ करना चाहता है, तो वो किसी भी पार्टी को, या मोनू एज ए पार्टी है, इस ये पैसा लगा करके मतलब पैसा दे करके उसका शेयर परचेज कर सकता है। और सबसे लास्ट में मैंने ये बताया कॉमन सील। कॉमन सील ये होता है जस्ट लाइक एज सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कोई भी डॉक्यूमेंट तभी वैलिड मानी जाएगी जब आप उस पे कॉमन सील देखेंगे। कॉमन सील जब तक नहीं होगी उस डॉक्यूमेंट पे, वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी। ये कंपनी के कुछ फीचर्स थे यहाँ पे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? सर ये जो NCLT एक NCLT लिखे हैं सब अलग। साउंड नहीं आया, फिर से बोलिए। सर वहाँ पे जाइए ना, NCLT नहीं लिखा हुआ है। सही है। चलिए, उसके बाद आगे देखते हैं कंपनी का क्लासिफिकेशन। कितने टाइप की कंपनी होती है? अभी तो आपने कंपनी देखा। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, अलग अलग टाइप की कंपनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लायबिलिटी, नंबर ऑफ मेंबर। तो सबसे फर्स्ट आपका है
कंपनी जो है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से कंपनी को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे कंपनी दो टाइप की है, मतलब बनावट के हिसाब से जब कंपनी बनाई गई स्टार्टिंग में, उस हिसाब से कंपनी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक आपका है स्टेटरी कंपनी, सेकेंड आपका है रजिस्टर्ड कंपनी। फर्स्ट जो स्टेटरी कंपनी है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि कंपनी ये बनाया जाएगा, कभी यदि बनाने की बात होगी, तो इस कंपनी के लिए पार्लियामेंट से परमिशन लेना होगा। जैसे लोकसभा हो गया आपका, राज्यसभा हो गया, अपर लोअर सदन हो गया, और साथ में जो प्रेसिडेंट है उनका सिग्नेचर होनी चाहिए। एक बिल पास होगा, बिल पास होने के बाद वो कंपनी बन पाएगी। जैसे यह एग्जांपल देखिए, अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है, ये बैंक हो गई, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जब बना है कंपनी, तो इसके लिए बिल पास किया गया होगा। बिल पास किया गया होगा जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति का सिग्नेचर होने के बाद ही वो बन पाया कंपनी। तो ऐसी कंपनी जिसके लिए संसद भवन से परमिशन की आवश्यकता होती है ना, वो स्टेटरी कंपनी में काउंट होती है, या वो स्टेटरी कंपनी बोलते हैं। उसके लिए स्पेशल लॉ अलग से बनाई जाती है। जैसे ये यहाँ पे स्टेट बैंक हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एलआईसी हो गया। और नीचे वाला जो रजिस्टर्ड कंपनी है, ये वैसे कंपनी होते हैं जो कंपनी एक्ट में बनते हैं। इसको कंपनी बनने के लिए पार्लियामेंट का परमिशन की कोई नीड नहीं होती है। ये कंपनी सिंपल है, ये कंपनी फॉर्म जैसा जैसा कंपनी का जो एक्ट है, उस एक्ट के तहत बनती है। जैसे अपना टैक्स फॉर वेल्थ, ये कंपनी एक्ट में बनी है। रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, बाटा है, ये जितने भी टाइप के आप देखते हैं, वो सबके सब रजिस्टर्ड कंपनी में काउंट होती है। आई बात समझ में? दोनों में यस सर। डिफरेंस मैंने अभी जो बताया, क्या आप बताओ, आप में से कोई अभी बताओ, ये मैंने क्या बताया ये। स्टैट्यूटरी कंपनी में होते हैं सर कि ये तो बनाने के लिए हमें संसद से परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर इसके लिए कोई बिल लाना पड़ता है जिसपे राष्ट्रपति का सिग्नेचर है। और रजिस्टर्ड कंपनी में होता है कि किसी कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड अपने आप को करके कंपनी एक्ट के द्वारा वो क्रिएट किया जा सकता है। चलिए, ये दोनों में किसी को कोई कंफ्यूजन? स्टेटरी कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड कंपनी क्या है? कोई इसमें आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के हिसाब से कंपनी को यहाँ पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यह इसका फर्स्ट डिफिनीशन है, या फर्स्ट फीचर भी आप इसको बोल सकते हैं, कि कोई भी कंपनी होती है ज्यादातर वो लिमिटेड बाय शेयर में होती है, कि आप जितना परसेंट कंपनी में होल्ड किए हैं शेयर, उतने के लिए आप लाइबल हो इन केस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी ऑफ द कंपनी। कंपनी को कोई लॉसेस होती है या ड्यूज हो गई, तो आप जितना परसेंट होल्ड किए हैं उतने के लिए आप लाइबल हो, इसलिए बोला गया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। एक है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, आप जितना गारंटी दिए हो उतना के लिए आप लाइबल हो। जैसे जनरली क्या होता है, न्यू जो बिजनेस स्टार्ट होती है इन फॉर्म ऑफ कंपनी, तो उसमें इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, डूब जाएगी, ऐसा करके। तो वहां पे ये बताया जाता है कि कंपनी जो है वो कुछ ऐसे पर्सन है जो गारंटी दे के रखे हैं कि हम यदि कुछ लॉसेस होती है तो हम इतना परसेंट लाइबल होंगे। जैसे एबीसी कोई कंपनी है, उसमें मोनू शेयर होल्ड किया है, मोनू ने शेयर होल्ड किया है 25%, और उसने गारंटी दिया कि मैं 50% के लिए लाइबल हूँ। यदि कंपनी में कोई लॉसेस होती है तो मोनू 50% के लिए लाइबल होगा, ना कि 25%। उसने गारंटी दिया है 50% का।
और सबसे लास्ट में है कंपनी अनलिमिटेड कंपनी। ये जनरली कंपनी का मतलब ये फीचर नहीं है, लेकिन तभी कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, टेकिंग हाई रिस्क फॉर हाई प्रॉफिट। उस केस में अनलिमिटेड कंपनी बनाई जाती है। ये जस्ट लाइक एज ए पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप में भी पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। तो इस केस में भी जो कंपनी बनती है, अनलिमिटेड कंपनी बनती है, उसमें उस पर्सन की या जो उसने शेयर होल्ड किया है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो लायबिलिटी के हिसाब से आपकी कंपनी 3 टाइप्स का हो गया, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और थर्ड है अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, और भी बहुत कुछ है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर के हिसाब से कंपनी के टाइप होंगे। उसके बाद प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी क्या है, स्मॉल कंपनी क्या है, बहुत से कंपनी का फॉर्म आपको हम बताएंगे, जैसे होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, लाइसेंस कंपनी, अनलाइसेंस कंपनी क्या है, सेक्शन 8 कंपनी क्या है। तो आप क्या करेंगे, अभी जो बताया गया है तो उसको आप सही से देखेंगे, समझेंगे, और आगे की जो क्लास होगी उसको फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट बॉक्स में डाल देंगे। यदि क्लास एंड हो रही है तो आप हमें व्हाट्सएप भी करेंगे तो हम आप उसका रिप्लाई हम दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले दिन।